हेलो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। देखिए, सबसे पहले इस चैप्टर की इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो ये चैप्टर ऑल्दो सबसे छोटा चैप्टर है आपकी इस बुक का, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर। इंपॉर्टेंट इस वजह से बोल रहा हूँ कि ये जो कॉन्सेप्ट हम लोग इस चैप्टर में सीखने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट अब आगे आने वाले इस बुक के सभी चैप्टर्स में यूज होना है। तो इस वजह से ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। चलिए सबसे पहले समझते हैं कि वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मतलब क्या होता है, और उससे भी पहले समझते हैं कि गुडविल क्या होती है। देखो बेटा, गुडविल की अगर मैं बात करूं तो गुडविल का मतलब होता है किसी भी फर्म की या कंपनी की इमेज कैसी है, या उसकी ब्रांड वैल्यू कैसी है, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि उसकी रेपुटेशन मार्केट में कैसी है। तो अब इसका क्या मतलब है सर कि इमेज, ब्रांड वैल्यू, रेपुटेशन। देखिए, आज अगर मैं बोलूं कि हमें पिज़्ज़ा खाना है तो सबसे पहले दिमाग में क्या आता है? कौन सा पिज़्ज़ा खाना है? डेफिनेट सी बात है, डोमिनोज का पिज़्ज़ा खाना है। तो वो डोमिनोज का पिज़्ज़ा माइंड में क्यों आया? क्योंकि उसने एक ब्रांड वैल्यू बनाई हुई है, उसकी एक रेपुटेशन है। आज अगर मैं आपसे बात करूं, अगर आपको चॉकलेट चाहिए तो कौन सी चॉकलेट चाहिए? तो डेफिनेट सी बात है, ज़्यादातर लोगों की पसंद कैडबरीज की चॉकलेट होती है। तो ये कैडबरीज की चॉकलेट क्यों हमारे मन में आई? क्योंकि उसकी एक रेपुटेशन, उसकी एक इमेज है, उसकी एक ब्रांड वैल्यू है। इसी ब्रांड वैल्यू को, इसी रेपुटेशन को, इसी इमेज को हम लोग गुडविल कहते हैं। देखिए, गुडविल को अगर आपको समझना है अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो गुडविल एक ऐसा एसेट है किसी भी फर्म के लिए जो कि उसके कस्टमर्स को बार बार उसके पास लेकर के आता है। यानी जब कस्टमर किसी भी कंपनी के पास, किसी भी फर्म के पास रिपीटेडली आता है तो इसका मतलब उसकी कहीं ना कहीं पर गुडविल है मार्केट में। तो इससे हमें यह समझ में आया कि गुडविल एक ऐसा एसेट है कंपनी के लिए जिसकी वजह से उसके पास रिपीटेडली कस्टमर बार बार आता है। एक बार कस्टमर सामान लेकर के, उसके बाद वो हर बारी उसी से सामान लेकर के जाता है, उसे कहते हैं गुडविल। अब ये गुडविल किसी भी कंपनी की बनती कैसे? तो अगर मैं बात करूं गुडविल की, तो गुडविल हमारी दो तरह से बन सकती है बच्चे। ठीक है, किसी भी कंपनी की गुडविल दो तरह से बनती है। एक सबसे आसान तरीका, आप उसको परचेज कर लो। सबसे आसान तरीका, आप उसको परचेज कर लो। यानी परचेज कैसे कर लें कि भाई मैं रतन टाटा जी के पास गया और उनसे बोला कि अब आप तो जी होने वाले हैं रिटायर, तो आप एक काम कीजिए, ये कंपनी मुझे बेच दो। तो आपने उस रतन टाटा जी से उनकी टाटा कंपनी को खरीद लिया। जैसे ही आपने टाटा कंपनी को खरीदा तो टाटा कंपनी अब आपकी हो गई, और जो यूजर्स हैं, जो उनके कस्टमर्स हैं, जो टाटा के कस्टमर्स हैं, उनको नहीं फर्क पड़ता कि उस कंपनी का मालिक अभी कौन है, कि वो रतन टाटा जी हैं या कोई और है। उनको तो उस ब्रांड से मतलब है कि टाटा का जो ब्रांड है उसे मुझे यूज करना है। तो वो जो टाटा के ब्रांड के पीछे कस्टमर आता है वो उसकी गुडविल की वजह से आता है। तो अब आपने क्या किया? आपने इस टाटा की कंपनी को ही खरीद लिया, और टाटा की कंपनी के साथ साथ आपने इसकी गुडविल को भी खरीद लिया। गुडविल क्या है? ब्रांड वैल्यू है, एक रेपुटेशन है। तो आप उस रेपुटेशन को भी खरीद लाए। तो ये हो गई आपकी परचेज्ड गुडविल। दूसरी तरफ एक जो गुडविल होती है वो होती है अर्नड गुडविल। आप अर्न करते हो, अर्नड गुडविल। अब अर्नड गुडविल का मतलब क्या होगा कि आपने ये गुडविल खुद बनाई है। अब रतन टाटा जी ने अपने टाटा की गुडविल खुद बनाई थी, कोई खरीद करके नहीं लाए थे वो। उन्होंने बहुत सालों तक मेहनत करी, उसके बाद उनकी गुडविल बनी। इसी तरह से आप भी अपनी कंपनी के अंदर बहुत सालों तक मेहनत करते हो, सर्विसेज देते हो, लोगों के फीडबैक्स लेते हो, और उसके बाद आपसे कस्टमर खुश होता है और आपके पास बार बार आना शुरू कर देता है। तो इसका मतलब आपकी गुडविल बन रही है, आपने गुडविल खुद कमाई है। ठीक है, और ये जो गुडविल कमाई जाती है ये बहुत मेहनत के साथ कमाई जाती है, ये आसान नहीं होती कमानी, पहली बात। चलिए, तो हमने यहां पे समझा कि दो तरह की हमारी गुडविल होती है। अब जो इंपॉर्टेंट बात अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें समझनी है, वो समझनी है हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। अब क्या होता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 कहता है कि हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में परचेज्ड गुडविल को तो मेंशन करेंगे, नो डाउट परचेज्ड गुडविल को तो हम लोग मेंशन करेंगे, लेकिन जो भी गुडविल हम लोगों ने अपने आप बनाई है, यानी इसको मैं अगर बोलूं सेल्फ जनरेटेड गुडविल है, ये मैंने खुद बनाई है, उसको हम अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में एंट्री नहीं कर सकते। हमें मना किया गया है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कि आप सिर्फ और सिर्फ जो गुडविल परचेज कर रहे हो, यानी कुल मिलाकर के बात हुई कि जिस गुडविल को लाने के लिए आपने मनी दिया है, जिसके लिए आपने पैसा दिया है, उस गुडविल को तो आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा सकते हो। लेकिन जिस गुडविल को कमाने के लिए आपने सिर्फ मेहनत करी है, सर्विसेज लगाई हैं, सर्विसेज दी हैं, उसको आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में मेंशन नहीं कर सकते। ये हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 का कहना है।
चलिए, तो ये बात हमें समझ में आ गई कि गुडविल दो तरह की होती है और अकाउंटिंग में हम परचेज गुडविल को रिकॉर्ड करते हैं लेकिन अर्नड गुडविल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते। तो चलिए, यहां पर हमने गुडविल का मतलब समझे, अब इसका वैल्यूएशन कैसे करते हैं। वैल्यूएशन का मतलब हुआ कि भाई जो आपने गुडविल अर्न करी है या जो गुडविल परचेज की है तो उसका वैल्यू क्या है। अगर मैं गुडविल की वैल्यू की बात करूं तो ये वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी होती है। मनी के टर्म्स में इसकी वैल्यू क्या है कि गुडविल कितने की है हमारी, उसे कहते हैं वैल्यूएशन। और इस चैप्टर में हम कैसे किसी भी गुडविल की वैल्यू निकालनी है, कैसे किसी गुडविल की वैल्यूएशन करनी है, हम इसी बात को समझने वाले हैं इस पूरे चैप्टर के अंदर। ठीक है, तो अब गुडविल की वैल्यू कितनी है या उसकी वैल्यूएशन कितनी है उसको निकालने के लिए हमारे पास डिफरेंट मेथड्स गिवन है। तो चलिए देखते हैं क्या क्या मेथड्स हमारे पास गिवन है। तो स्टूडेंट, जहां तक मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल की बात है उसके लिए हमारे पास तीन मेथड्स गिवन है, जिसमें फर्स्ट मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड और उसके बाद है कैपिटलाइजेशन मेथड। तो इन तीनों मेथड्स को हमें इस पूरे चैप्टर में कवर करना है। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो एवरेज प्रॉफिट मेथड है ये मेथड क्या होता है। देखिए, जब एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात करते हैं, इस एवरेज प्रॉफिट मेथड के अंदर भी दो तरह से हम लोग गुडविल को निकाल सकते हैं। किस तरह से निकाल सकते हैं, यहां पर आपके पास मेथड आता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा जो मेथड यहां पर आपको गिवन है वो गिवन है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, तो अब इन दोनों मेथड्स को हमें यूज कर सकते हैं गुडविल को निकालने के लिए, जो कि हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालेंगे। तो अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारे पास दो तरह के ऑप्शंस हैं जिससे हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन कर सकते हैं, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड और वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो चलिए अब हम लोग समझते हैं एवरेज प्रॉफिट मेथड से कैसे गुडविल का वैल्यूएशन होता है, लेकिन उससे पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानना बहुत जरूरी। तो बच्चे, गुडविल की वैल्यूएशन से पहले इस इंपॉर्टेंट पॉइंट को आपको जरूर ध्यान में रखना है। क्या है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट कि नॉर्मल या फिर एक्चुअल प्रॉफिट अर्न बाय अ फर्म शुड बी कंसीडर, मतलब कि जो फर्म नॉर्मल या एक्चुअल प्रॉफिट अर्न करेगी हमें सिर्फ वैल्यूएशन के टाइम पर उसी प्रॉफिट को कंसीडर करना है। इसका क्या मतलब है, देखिए, प्रॉफिट अर्न बाय फर्म फ्रॉम नॉर्मल ऑपरेशंस ऑफ बिजनेस, मतलब जो भी प्रॉफिट फर्म ने अर्न किया है अभी तक वो हमारा नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से आना चाहिए, मतलब जो हमारा मेन बिजनेस एक्टिविटी है उससे कमाए हुए पैसों से जो हमारा प्रॉफिट आता है हम गुडविल की वैल्यूएशन में सिर्फ उसी प्रॉफिट को कंसीडर करेंगे। मतलब जो भी एबनॉर्मल प्रॉफिट होगा, एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या, ऐसा कोई भी प्रॉफिट जो कि हमें नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी से नहीं आया है उसको हमें यहां पर कंसीडर नहीं करना है, पहली चीज। और अब नॉर्मल अगर कोई लॉस हो जाता है या कोई ऐसा एक्सपेंस है जो कि नॉन बिजनेस एक्सपेंस कहलाता है उसको भी हमें इस प्रॉफिट में से एलिमिनेट करना है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि एबनॉर्मल प्रॉफिट का मतलब क्या है। तो अगर ये एबनॉर्मल प्रॉफिट की हम लोग बात करें तो एबनॉर्मल प्रॉफिट के कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसे कि अगर किसी फर्म की कोई लॉटरी से इनकम होती है तो ये एक एबनॉर्मल बात है, ये रोज की बात नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा मेन बिजनेस एक्टिविटी नहीं है, तो उससे अगर कुछ इनकम हुई है तो डेफिनेट सी बात है वो मेरे प्रॉफिट में तो दिखाई दे रही होगी, तो मुझे उसे एडजस्ट करना पड़ेगा, वहां से हटाना पड़ेगा प्रॉफिट में से। या फिर एक और एग्जाम्पल इसका समझ लेते हैं, विंडफॉल गेन। विंडफॉल गेन का मतलब क्या है कि आप कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे, अचानक से कुछ आपको मिल गया, आपने कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी आपकी कि आपको ये सब प्रॉफिट हो जाएगा, नॉन बिजनेस एक्टिविटी से हुआ पहली बात, और एक्सपेक्टेड नहीं था ये हो जाएगा, वो आपको मिल गया और वो प्रॉफिट आपके फर्म में ऐड हो गया। तो इस प्रॉफिट में से हमें इस विंडफॉल गेन जो भी हुआ है हमें उसको यहां से रिमूव कर देना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल आपने इंश्योरेंस के लिए क्लेम किया था और उसका इंश्योरेंस का क्लेम आ गया, तो इंश्योरेंस क्लेम जो भी आएगा वो भी हमारा एक एबनॉर्मल प्रॉफिट होता है, उसको भी हमें इस प्रॉफिट में से निकाल देना है। ठीक है, या फिर एक और जो सबसे इजीएस्ट एग्जांपल समझने के लिए, कोई भी ऐसा गेन जो हमें एसेट को बेचने से आता है ऑन एसेट सेल, तो वो भी हमारा एबनॉर्मल प्रॉफिट है, हमारी मेन बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है। तो इस तरह से कमाया हुआ कोई भी इनकम या प्रॉफिट हमें यहाँ पर कंसीडर नहीं करना है, उस प्रॉफिट में से हटा देना है जो कि हमें गिवन होगा, पहली बात। अब अगर हम बात करें एबनॉर्मल लॉस की, अब एबनॉर्मल लॉस में क्या क्या आ सकता है, देखिए एबनॉर्मल लॉस किस किस तरह से हो सकता है
किसी भी तरह से हो सकता है, जैसे कि लॉस बाय फायर या थेफ्ट या फिर एक्सीडेंट। तो जो भी हमारा लॉस ऐसी वजह से हुआ जो कि हमारी नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी का पार्ट नहीं है, वो लॉस हमारा एबनॉर्मल लॉस कहलाएगा। तो उस लॉस को भी हमें यहाँ पर एलिमिनेट करना है अपने प्रॉफिट में से। साथ ही साथ एक एग्जांपल और देख लेते हैं, जैसे कि अगर आपने कहीं पर पेमेंट कर दी है एम्प्लॉयज़ को, पेमेंट टू एम्प्लॉयज़, कौन सी पेमेंट, अंडर वीआरएस सिस्टम। वीआरएस का मतलब होता है वॉलंटियर रिटायरमेंट स्कीम। ये क्या होता है, चलो पहले इसको समझा देता हूँ। वीआरएस का मतलब होता है कि कभी कभी एम्प्लॉयज़ को हमें हटाना पड़ता है। फर्म कभी कभी क्या सोचती है कि कुछ एम्प्लॉय सब बूढ़े हो चुके हैं, पुराने हो चुके हैं, वो उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे, या मे बी कंपनी को अब उतने ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत नहीं है। तो कंपनी क्या करती है, कुछ पुराने एम्प्लॉयज़ जो कि जिनकी एज अब इतनी हो गई है कि 2 4 5 साल के अंदर अंदर उनकी रिटायरमेंट का टाइम आ रहा है, तो उनको वो 5 साल 4 साल 3 साल पहले ही रिटायरमेंट देकर के छुट्टी कर देती है। और वो जब रिटायरमेंट की स्कीम निकालती है, वो बोलती है कि भाई आप हमसे 3 साल पहले 4 साल पहले एक रिटायरमेंट ले लो, और उसके बदले में वो उनको कुछ कंपनसेट कर देती है, कुछ पेमेंट दे देती है कि आप एक काम करो, 4 लाख 10 लाख 8 लाख ले जाओ और इसके बदले में आप ये जॉब छोड़ दो। तो वो जो पेमेंट करी हमने, वो हमारा जो एक्सपेंस हुआ वो एक्चुअली में एबनॉर्मल लॉस है, एबनॉर्मल एक्सपेंस है, जो कि रूटीन जॉब नहीं है। तो इसलिए उसको भी हम लोग यहाँ पर एलिमिनेट कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो भी हमारा प्रॉफिट होगा, देखिए बहुत ध्यान से समझ लेना इस बात को, जितना भी हमारे पास प्रॉफिट गिवन होगा, हमारे पास जितना भी प्रॉफिट गिवन होगा, उसमें मुझे ऐड कर देना है जितना भी मेरा लॉसेस हैं, कौन से, एबनॉर्मल लॉसेस, एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल लॉसेस को मुझे यहाँ पर ऐड कर देना है और उसमें लेस कर देना है जितना भी मेरा गेन हुआ है एबनॉर्मल के केस में। ठीक है, तो जितना भी मेरा एबनॉर्मल गेन है वो लेस हो जाएगा प्रॉफिट में से, और जितना भी मेरा एबनॉर्मल लॉस है वो ऐड हो जाएगा। तो इससे क्या होगा, मेरा प्रॉफिट एडजस्ट होकर के आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्या किया, अपने उस प्रॉफिट में से जो लॉस का कंपोनेंट था, जिसकी वजह से मेरा प्रॉफिट कहीं ना कहीं कम दिखा रहा होगा, उसको वापस ऐड कर दिया, तो मेरा प्रॉफिट ठीक हो गया। इसके अलावा जो भी मेरा गेन एबनॉर्मल यानी नॉन बिजनेस एक्टिविटी से जो मुझे फायदा हुआ होगा, उसको मैंने उस प्रॉफिट में से हटा दिया। तो अब मेरे पास सिर्फ वो प्रॉफिट रह गया जो कि एक्चुअल में कंपनी ने अपने नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन से कमाया था। अब हमें इसी प्रॉफिट को लेकर के अपनी गुडविल का कैलकुलेशन करना है। चलिए आगे समझेंगे इसको जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए अब समझते हैं कि किस तरह से हमें गुडविल की वैल्यूएशन को करना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कैसे हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है यूजिंग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास गुडविल को निकालने का एक फॉर्मूला गिवन है बच्चे। तो देखिए पहले फॉर्मूला क्या है। देखिए जब हमें गुडविल निकालनी होगी, सबसे पहले आपको एवरेज प्रॉफिट को लेना है। ये जो एवरेज प्रॉफिट है, ये कौन सा प्रॉफिट है, ये एक्चुअल नॉर्मल प्रॉफिट है बच्चे, जो कि एबनॉर्मल प्रॉफिट और एबनॉर्मल लॉसेस को हटाने के बाद आएगा आपके पास। तो हम सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट लेंगे और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब ये क्या है, चलो समझते हैं। तो पहले तो हमने ये फॉर्मूला देखा कि गुडविल को निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सबसे पहले समझते हैं कि नंबर ऑफ ईयर परचेज का क्या मतलब है। देखिए आज हम लोग बात कर रहे हैं गुडविल की। अब ये गुडविल हमें कब निकालनी होती है, इसको भी समझना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए गुडविल जो हमें निकालनी होती है वो कुछ डिफरेंट रीजंस की वजह से निकालनी पड़ती है। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले जब भी किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, एडमिशन ऑफ पार्टनर अगर कुछ होता है तो भी हमें गुडविल को निकालने की ज़रूरत पड़ती है। अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है या फिर उसकी डेथ हो जाती है किसी एक पार्टनर की, तो भी हमें गुडविल को निकालने की ज़रूरत पड़ती है। तीसरा, अगर हम लोग अपने इस बिज़नेस को सोल्ड कर रहे हैं, सोल्ड आउट, अगर हम बिज़नेस को ही बेच रहे हैं तो भी हमें गुडविल की वैल्यूएशन की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है कि फोर्थ पॉइंट में कि हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो होता है पार्टनर्स को, उसमें चेंज करना पड़ता है, यानी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब भी हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज करना होता है तब भी हमें गुडविल को निकालने की जरूरत पड़ती है। तो ये कुछ एक पॉइंट्स होते हैं। इसके अलावा और भी 2-3 चीजें होती हैं जिसकी वजह से हमें गुडविल की वैल्यूएशन करने की जरूरत पड़ती है। जब भी कोई नया पार्टनर आएगा, क्योंकि उसने उस गुडविल को अर्न करने में कोई कंट्रीब्यूट नहीं किया, तो हमें उससे उस गुडविल का प्राइस लेना पड़ता है। ठीक है, तो वो हमें उस गुडविल का
अमाउंट पे करता है। तो जिसकी वजह से हमें पहले ये पता होना चाहिए कि भाई गुडविल है कितनी हमारी, तो उस गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। अगर कोई पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, तो वो क्या कर रहा है, अब वो अपने उस गुडविल के बेनिफिट को छोड़ करके जा रहे हैं बाकी के पार्टनर्स के लिए। इस वजह से बाकी के पार्टनर उसको कंपनसेट करते हैं कि भाई ठीक है, आपने भी बहुत मेहनत करी थी इस गुडविल को कमाने के लिए, तो आप उस गुडविल में से अपना हिस्सा ले जाओ, लेकिन वो उसका हिस्सा कितना है उसको भी मुझे वैल्यू करना पड़ेगा। आपने एक कंपनी को सेल करा, अब कोई कंपनी अगर सेल हो रही है तो हम अपने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट को ही चार्ज नहीं करते, हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चरल कॉस्ट को तो बताएंगे कि भाई हमारी कंपनी का सेटअप इतने का है और हम इतने में बेचेंगे। उसके साथ साथ हम उसको बोलेंगे हम अपना जब नाम दे रहे हैं जिसको हमने बहुत मेहनत कर करके कमाया है, तो उसका भी आपको प्राइस पे करना पड़ेगा। तो वो जो प्राइस है उसको भी मुझे वैल्यू करना पड़ेगा, इस वजह से भी मुझे वैल्यूएशन करनी पड़ेगी। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज हो गया तो इसका मतलब आगे से जाकर के हर पार्टनर का डिफरेंट प्रॉफिट आएगा, और डिफरेंट प्रॉफिट आने की वजह से जो गुडविल का कंट्रीब्यूशन होगा वो भी चेंज हो जाएगा। इस वजह से भी हम लोग गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। चलिए आगे जब जैसे जैसे हम लोग इन चैप्टर्स में बढ़ेंगे आपको ये सारी बातें समझ में आनी शुरू हो जाएंगी। अभी के लिए हम लोग समझते हैं कि नंबर ऑफ ईयर परचेज प्राइस क्या होता है। देखिए नंबर ऑफ ईयर परचेज प्राइस का मतलब, फॉर एग्जांपल आपने गुडविल को सोल्ड आउट किया, ठीक है, आप किसी भी कंपनी को अगर अपनी कंपनी बेच रहे हैं, किसी एक्स कंपनी को अपनी कंपनी को बेच रहे हैं, तो वहां पर आप उसको अपनी गुडविल को भी सोल्ड आउट कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि आपने अपनी कंपनी को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा है, बहुत अच्छी सर्विसेज हैं, और आप कस्टमर आपका रिटर्निंग कस्टमर है, बार बार आपके पास आता है, जिसकी वजह से आपका बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। अब जो दूसरी कंपनी खरीदेगी, क्या गारंटी है कि वो भी उसी तरह के लेवल की सर्विसेज दे पाएगी अपने कस्टमर्स को, वो उस गुडविल को आगे बढ़ाएगी या वापस लेके आ जाएगी, तो वो डिपेंड करता है उस कंपनी के परफॉर्मेंस पे। लेकिन कितने सालों तक अगर वो सर्विसेज ना भी दे तो उसको उस गुडविल का फायदा मिलेगा बिना कुछ किए, उसे बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। कि आज अगर मैंने उस कंपनी के गुडविल को खरीद लिया, उस कंपनी को खरीद लिया विद गुडविल, तो कम से कम इतने सालों तक तो मुझे उसका नाम का फायदा होगा ही होगा, चाहे मैं कुछ एडिशनल सर्विसेज दूं या ना दूं, उसके नाम की वजह से ही कस्टमर्स उसके पास आना शुरू हो जाएंगे। तो उसे बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो ये एक अंदाजा होता है, ये कंपनी बैठ करके सब्जेक्टिव डिसीजंस लेती है। यहाँ पे एक सब्जेक्टिव डिसीजंस होते हैं जब भी गुडविल की वैल्यूएशन होती है, कि भाई वो किस तरह से निकालना चाहते हैं। ये बैठती हैं, दो कंपनीज आपस में बैठी हैं, एक खरीदने वाली है एक बेचने वाली है, तो वो दोनों बैठ करके सब्जेक्टिव डिसीजंस लेते हैं कि वो वैल्यूएशन कैसे करना चाहते हैं, कितना नंबर ऑफ ईयर परचेज प्राइस मानेंगे। तो ये सब सब्जेक्टिव डिसीजंस होते हैं, ठीक है। तो ये हमें लेने होते हैं जब हम लोग कंपनीज में डील करते हैं, जब कंपनी की गुडविल में डील करते हैं। चलिए हमारा काम क्या है, हमारा काम है जो भी डिसीजन लिया गया है कंपनी के द्वारा नंबर ऑफ ईयर परचेज प्राइस बोल के, हमें उसको यूज करना है अपने गुडविल के फॉर्मूला में। तो आपको इस पर कैलकुलेशन नहीं करनी है, ये एक सब्जेक्टिव डिसीजन है, ये आपको क्वेश्चन खुद बताएगा। आपको प्रॉफिट भी क्वेश्चन से पता चलेगा, हो सकता है कि आपको उसका एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़े, हो सकता है उसमें से आपको एबनॉर्मल लॉसेस और एबनॉर्मल प्रॉफिट को एलिमिनेट करना पड़े, कंसीडर ना करना पड़े, वो सब काम हम करेंगे। लेकिन प्रॉफिट कितना कितना हुआ है वो हमें क्वेश्चन बताएगा, और उसके बाद हम लोग निकाल पाएंगे अपनी गुडविल को। तो चलिए, तो अब इस पर्टिकुलर फॉर्मूला को समझने के लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो देखिए इस एग्जाम्पल में A and B are partners sharing profit equally, decided to admit C as new partner. Due to this, goodwill is to be valued at 3 years purchase of 3 years profit. तो यहाँ पर हमारे पास 3 years का परचेज प्राइस गिवन है, और पिछले 3 साल के प्रॉफिट्स को हमें लेकर के इस गुडविल को वैल्यूएट करना है। और प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 2019 में 10,000 रुपीज़, 2020 में 20,000 रुपीज़ एंड 2021 में 30,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है। तो चलिए ये हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, और इससे हमें गुडविल का वैल्यू को निकालना है। तो देखिए किस तरह से निकलता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सॉल्यूशन। अब सबसे पहले जब भी हम लोग इस क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे तो हमें गुडविल निकालनी है, तो गुडविल का फॉर्मूला को लिखना होगा, राइट। आपको हर बार जब भी क्वेश्चन लिखना है उसमें गुडविल का फॉर्मूला जरूर लिखना है। तो गुडविल इज इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट into number of years purchase। तो आपको सबसे पहले बेटा गुडविल का एक फॉर्मूला लिखना होगा यहाँ पर। अब इसके बाद देखिए इस फॉर्मूला के अंदर हमें नंबर ऑफ ईयर परचेज तो गिवन है 3 इयर्स, और इसके बाद हमें निकालना क्या पड़ेगा, एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले हम लोग एक एवरेज प्रॉफिट निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो एवरेज प्रॉफिट जो यहाँ पर निकलेगा वो 3 साल के प्रॉफिट्स का एवरेज होगा, राइट। तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल्स टू 10,000 फर्स्ट ईयर का था, प्लस
20,000 प्लस 30,000 अपॉन में 3। तो अगर आप इसका एवरेज निकालेंगे तो ये एवरेज आ जाएगा बच्चे 20,000 रुपीज़। ठीक है, तो जो हमारा एवरेज आया वो 20,000 रुपये का आया। अब इस 20,000 रुपीज़ एवरेज को मुझे क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर परचेज प्राइस के साथ जो कि 3 है मल्टीप्लाई कर देना है। तो यहाँ से मेरे पास गुडविल निकल के आ गई, तो गुडविल की वैल्यू आ गई मेरे पास 60,000 रुपीज़, और ये हो गया मेरा गुडविल। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारा ये आंसर निकल के आया। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब एक और एग्जांपल देखते हैं और देखते हैं किस तरह से एडजस्टमेंट्स की जाएंगी इसके अंदर। तो देखिए सेकंड एग्जांपल को एक बार पढ़ते हैं। बेटर लिमिटेड सोल्ड इट्स बिजनेस टू बेस्ट लिमिटेड एंड ड्यू टू दिस रीजन गुडविल वाज डिसाइडेड टू बी वैल्यूड एज पर 4 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years पर। अब देखिए यहाँ पे 5 साल का हमारे पास प्रॉफिट दे रखा है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, 2021 में हमारा जो प्रॉफिट गिवन है वो 1,50,000 रुपीज़ का गिवन है, जिसमें इंक्लूडेड है एक एबनॉर्मल लॉस जो कि 30,000 रुपीज़ का हुआ होगा। यानी ये प्रॉफिट हमारे इस लॉस को कंसीडर करने के बाद हुआ, इस लॉस को डेबिट करने के बाद आया। 2020 में 1,70,000 रुपीज़ का हमारे प्रॉफिट गिवन है, जिसमें एबनॉर्मल गेन है 20,000 रुपीज़ का। 2019 में 1,40,000 रुपीज़ का। 2018 में 1,50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, जिसमें 50,000 रुपीज़ का गेन है ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। और इसी तरह से 2017 में 1,35,000 रुपीज़ का प्रॉफिट गिवन है, जिसमें ये बोला गया है कि हमने 15,000 रुपीज़ का इंश्योरेंस प्रीमियम पे नहीं किया था इस साल छूट गया था हमसे ये प्रीमियम। तो चलिए अब इन सब एडजस्टमेंट्स को लेकर के किस तरह से हमें गुडविल का वैल्यूएशन करना है उसको समझते हैं। तो देखिए किस तरह से हमें ये सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आपको जिस तरह से पहले बताया था मैंने आपको गुडविल का फॉर्मूला लिखना है। तो गुडविल का फॉर्मूला है गुडविल इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ओके, इसके बाद क्योंकि अब हमें यहाँ पर सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट को निकालना पड़ेगा, जो कि नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए। ठीक है, नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट होना चाहिए, और ईयर परचेज प्राइस तो हमारे पास 4 years ऑलरेडी गिवन है। तो अब सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट को निकालना समझना है। देखो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी एडजस्टमेंट्स भी गिवन है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस एवरेज प्रॉफिट को निकालने के लिए एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ बात करते हैं नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट की। तो नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट के लिए हम एक छोटा सा टेबल बना लेते हैं, जिसमें हमारे पास जो ईयर्स गिवन है उसमें है 2021, 2020, 2019, 2018 एंड 2017। प्रॉफिट्स की अगर बात करें तो जो भी हमारे पास प्रॉफिट्स गिवन है 2021 में हमारे पास गिवन है 1,50,000 रुपीज़, 1,70,000 रुपीज़, 1,40,000 रुपीज़ 2019 में गिवन है, 2018 का है 1,50,000 एंड 1,35,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है 2017 में। अब देखिए इसमें एडजस्टमेंट्स क्या है, तो पहले एडजस्टमेंट्स की बात करते हैं। अब सबसे पहले 2021 की अगर बात करें तो 21 में हमारा एक एबनॉर्मल लॉस था, जो कि हमने इस प्रॉफिट को निकालते समय डेबिट किया होगा। यानी अगर ये लॉस नहीं होता तो हमारा ये प्रॉफिट 30,000 रुपीज़ से ज़्यादा होता। तो हम क्या करेंगे, अब इसको एडजस्ट कर देंगे और इसमें इस 30,000 रुपीज़ को ऐड कर देंगे, राइट। इसके बाद 2020 में 1,70,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में एक 20,000 रुपीज़ का गेन हुआ था, एबनॉर्मल गेन, जो कि नॉर्मली नहीं मिलता है हर साल। तो वो 20,000 रुपये का गेन एडिशनल हुआ था, जो कि हमें यहाँ से अब हटाना होगा। तो इसके लिए हमें यहाँ से 20,000 रुपीज़ को लेस करना पड़ेगा, राइट। 2019 में हमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ उस दिन। अब 2018 की अगर बात करें तो 1,50,000 रुपीज़ का प्रॉफिट है, जिसमें हमारे पास 50,000 रुपीज़ का अगेन गेन आया है फिक्स एसेट्स को बेचने के बाद। तो फिक्स एसेट्स को बेचने के बाद अगर गेन आया तो उस गेन को मुझे यहाँ से हटाना पड़ेगा, और उस गेन को हटाने के लिए मुझे यहाँ पर 50,000 रुपीज़ को लेस करना है बेटा। इसके बाद 2017 में 1,35,000 रुपीज़ के प्रॉफिट में आपने 15,000 रुपीज़ का इंश्योरेंस प्रीमियम पेड नहीं है। इसका मतलब क्या है कि आपको एक 15,000 रुपीज़ का इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना था, जो कि आपका एक एक्सपेंस होता है, लेकिन वो एक्सपेंस आपने नहीं किया, और क्योंकि वो एक्सपेंस नहीं किया तो प्रॉफिट बिना उस एक्सपेंस को कंसिडर किया गया होगा।
अगर आप ये एक्सपेंस करते तो आपका ये प्रॉफिट कम हो जाता बच्चे, राइट। तो इस वजह से ये जो प्रीमियम पे करना था लेकिन पे नहीं हुआ, अब हम उसको कंसीडर करेंगे कि अगर पे किया होता तो हमारा प्रॉफिट कितना होता। तो अगर पे किया होता तो हमारा ये प्रॉफिट कम हो जाता, तो इस वजह से यहाँ 15,000 रुपीज को लेस कर देंगे, राइट। चलिए, अब यहाँ पे हमने सारी एडजस्टमेंट्स को नोट कर लिया है। अब एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ गया हमारे पास, एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ गया उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। इसको नॉर्मल प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। तो एडजस्टेड प्रॉफिट आ गया, हम इसको अब ऐड करेंगे तो ये 1,80,000 रुपीज़ का प्रॉफिट हमारा 2021 में दिखा रहा है। 20,000 रुपीज़ लेस करने के बाद 1,50,000 रुपीज़ 2020 में आ गया। 1,40,000 रुपीज़ एज इट इज़ रहेगा 2019 का। 50,000 रुपीज़ अगर 2018 में लेस करते हैं तो हमारे पास जो प्रॉफिट आता है वो 1,00,000 रुपीज़ का आता है, और 1,20,000 रुपीज़ का प्रॉफिट आ गया 2017 में, जिसमें हमने 15,000 रुपीज़ के इंश्योरेंस प्रीमियम को यहाँ पर लेस करके दिखाया, राइट। अब ये सब हमारे पास एडजस्टेड प्रॉफिट आ चुके हैं। अब हमें इसके लिए सिंपल सा फॉर्मूला, जैसे हमने एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए यूज़ किया था, उसको यूज़ करेंगे। तो हमारे पास एवरेज प्रॉफिट 1,80,000, 1,80,000, 1,50,000, 1,40,000 प्लस 1,00,000 प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाय 5, राइट, क्योंकि 5 ईयर्स का हमने यहाँ पर प्रॉफिट लिया हुआ है। तो अब इसको जब हम लोग कंप्यूट करेंगे तो हमारे पास जो एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा वो आएगा 6,90,000 पॉन में 5, दैट इज 138,000, राइट। तो ये हो गया हमारे पास एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट। अब इस एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट को हमें यहाँ पर नोट करना होगा। तो 138,000 और ईयर परचेज प्राइस हमें यहाँ पर 4 गिवन है, तो इससे हमारे पास गुडविल की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका जो गुडविल का वैल्यू होगा वो होगा 552,000। ये हो गया हमारे इस एग्जाम्पल का आंसर भी, ठीक है। तो अब आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से हमें इन एडजस्टमेंट्स को डील करना है, और इस एडजस्टमेंट्स के लिए हमने यहाँ पे एक छोटा सा वर्किंग करना है बेटा, और इस वर्किंग को हमें शो करना होगा अपने एग्जाम के अंदर। तो ये जो 2 एग्जांपल्स हम लोगों ने किए, इसमें हम लोगों ने सिंपल एवरेज प्रॉफिट से सॉल्यूशन निकाले। अब हम लोग बात करते हैं वेटेड एवरेज प्रॉफिट से किस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम समझते हैं कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट से कैसे हमें गुडविल को निकालना होता है। देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल को निकालने का, और इसको समझने के लिए हम इस एग्जांपल को देखते हैं, और इस एग्जांपल के थ्रू हमें इस मेथड को समझेंगे। देखिए क्या कहता है ये इस एग्जांपल। यहाँ पर हस्बैंड एंड वाइफ आर इक्वल प्रॉफिट पार्टनर्स, दे डिसाइडेड टू एडमिट चाइल्ड एज न्यू पार्टनर, ड्यू टू दिस गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 years। तो पिछले 4 साल के प्रॉफिट के हिसाब से हमें निकालना होगा। प्रॉफिट टू बी वेटेड एज 1, 2, 3 एंड 4, द ग्रेटेस्ट वेट टू बी गिवन टू लास्ट ईयर। देखिए यहां पर क्या बोल रहा है, देखो इसका मतलब क्या होता है। अब जब हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट से गुडविल को निकालते हैं तो हम जितने भी सालों के प्रॉफिट को हमें लेना है, जैसे कि इस क्वेश्चन के हिसाब से हमें 4 इयर्स का प्रॉफिट लेना है, और यहां पर हमारे पास ये 4 इयर्स का प्रॉफिट गिवन है। हमें क्या करना होता है कि इन सभी प्रॉफिट्स को वेट देना होता है, एक वेटेज देना होता है। नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, देखिए ज्यादातर हम क्या करते हैं, जो हमारा रिसेंट अभी प्रॉफिट किया होता है, जो लास्ट प्रॉफिट किया होता है, उससे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, उसको सबसे ज्यादा वेटेज देते हैं, ठीक है। तो देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। अब मैं अगर किसी भी कंपनी की परफॉर्मेंस को चेक कर रहा हूं तो मैं कौन से ईयर की परफॉर्मेंस को ज्यादा वेटेज दूं? क्या मैं उसकी रीसेंट परफॉर्मेंस को चेक करूं, या आज से 4 या 5 साल पहले जो उसने परफॉर्मेंस दी थी उसको चेक करूं? तो डेफिनेट सी बात है, मुझे रीसेंट ईयर की परफॉर्मेंस को ज्यादा वेटेज देना पड़ेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, इन सभी ईयर्स को अलग अलग इंपॉर्टेंस दे देते हैं, अलग अलग वेटेज दे देते हैं। तो जो सबसे पिछला ईयर होता है, जो सबसे पहले वाला साल होता है, उसको सबसे कम वेटेज यानी 1, उसके बाद नेक्स्ट ईयर को वेटेज में 2, फिर उसके बाद 3, और सबसे रीसेंट ईयर जो होगा उसको 4 हम लोग दे देंगे। अगर ये 5 ईयर्स होते तो जो रीसेंट वाला ईयर होता है उसको वेट 5 दे देते। तो इस तरह से करके हम लोग चलते हैं, रीसेंट ईयर को सबसे ज्यादा वेट दिया जाता है। वही हमें इस क्वेश्चन ने भी बोला कि प्रॉफिट टू बी वेटेड एज 1, 2, 3, 4, द ग्रेटेस्ट वेट टू बी गिवन टू द
लास्ट ईयर, राइट। और जो लास्ट ईयर के और जो पिछले 4 साल के प्रॉफिट्स है वो हमें यहाँ पर ये गिवन है, राइट। और इसके लिए हमें बोल रहा है कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। तो चलिए इस क्वेश्चन के थ्रू हम लोग समझते हैं कैसे वेटेड एवरेज प्रॉफिट से हमें इस सॉल्यूशन को निकालना है। इसके लिए सबसे पहले हमें एक टेबल बनानी होगी ताकि हम यहां पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट को निकाल सके। देखिए यहां पर हमें क्या निकालना है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट को कैसे निकालते हैं उसके लिए हमें एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ेगा अपने सॉल्यूशन में। तो चलिए देखते हैं किस तरह से ये सॉल्यूशन होगा इसका। सबसे पहले आप, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे हम लोग टेबल बनाने वाले हैं, तो उस टेबल में आप लिखेंगे जो भी हमारे पास ईयर्स गिवन है। तो ईयर एंडेड में हमारे पास 4 साल का प्रॉफिट गिवन है, 2018, 2019, 2020 एंड 2021। इनके जो प्रॉफिट्स गिवन है वो भी हम लोग अगले कॉलम में लिखेंगे बेटा। तो प्रॉफिट्स में 2018 का जो प्रॉफिट है वो 40,000 रुपीज का गिवन है हमें, 60,000 रुपीज का प्रॉफिट 2019 का था, 80,000 रुपीज का प्रॉफिट 2020 में, और 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट हमें गिवन है 2021 का। साथ ही साथ हमें यहाँ पर वेटेज भी देना है इसको, तो वेट भी हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। तो वेट जैसे कि हमें बोला गया है कि जो सबसे लास्ट ईयर का सबसे ज़्यादा वेट देना, तो सबसे पुराना जो साल था, जो सबसे पहले का साल था उसको 1 दे देंगे, उससे नेक्स्ट ईयर को 2, 3 और सबसे रिसेंट ईयर को सबसे ज़्यादा वेट यानी 4 हमने यहाँ पर असाइन कर दिया। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, वेटेड प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, सबसे पहले हमें वेटेड प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। तो वेटेड प्रॉफिट कैसे निकलता है देखते हैं। तो वेटेड प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको इस प्रॉफिट और वेट को आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो वेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला जो होगा वो होगा जो भी हमारे पास अभी रिसेंट प्रॉफिट गिवन है इनटू वेट, जो भी हमने इनको वेट असाइन किया, यानी इन दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है और आपके पास वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं जल्दी से। तो 40,000 रुपीज, 1,20,000 रुपीज, 80 इंटू 3 दैट इज 2,40,000 रुपीज, और 1 इंटू 4 दैट इज 4 लाख। तो यहां पर हमने वेटेड प्रॉफिट निकाल लिया बच्चे। अब यहां तक तो हमने काम कर लिया, इसके बाद हमें क्या करना है, यहां पर टोटल करना होगा। तो देखें किस तरह से टोटल होगा। टोटल किस किस का करना है, टोटल हमें एक तो करना है इस वेट का। तो वेट का जो टोटल होगा वो हो जाएगा यहाँ पर 10, और इस केस में जो वेटेड प्रॉफिट आपने निकाला इन सबका आपको टोटल करना है। तो इन सबका जब आप टोटल करेंगे तो ये हो जाएगा 2,40,000 और ये 8 लाख। तो 8 लाख रुपीस का हमारा यहाँ पर ये टोटल आ गया। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जब भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है तो इस तरह से वेटेड प्रॉफिट निकाल लेंगे और ये टेबल हम लोग बना करके दिखाएंगे अपने एग्जामिनर को। अब इसके बाद हमें गुडविल निकालनी है। अब देखिए गुडविल का फॉर्मूला पहले समझ लेते हैं क्या होता है। अगर आप गुडविल को देखें तो गुडविल में अभी तक हम लोग क्या करते थे, एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज प्राइस लेते थे, लेकिन अब इसका फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज आ गया और यहां पर अब हम लोग लेंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज प्रॉफिट की बात करेंगे हम लोग इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये हमारा अब गुडविल का फॉर्मूला यूज होगा जब हम लोग वेटेड एवरेज प्रॉफिट की बात करेंगे। अब यहां पर अगर आप देखें तो यहां पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट आपसे मांगा है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट अब आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अभी तक हमारे पास ये प्रॉफिट्स गिवन थे और यहां पे हमने अलग अलग सालों का वेट निकाल लिया है। ठीक है, वेटेड प्रॉफिट निकाल लिया। अब हमें वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। देखो दोनों में डिफरेंस है, यहाँ वेटेड प्रॉफिट लिखा है और ये वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का भी एक अलग फॉर्मूला है जो कि अब आपको यूज करना पड़ेगा। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट के लिए हमारे पास क्या फॉर्मूला, चलो देखते हैं। हमें इसमें क्या करना है बेटा, यहां पर जितने भी हमारा ये टोटल आया है इस वेटेड प्रॉफिट का तो वो लिखेंगे सबसे पहले। तो यानी टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट, ये हमने टोटल निकाल लिया वेटेड प्रॉफिट का, अपॉन टोटल ऑफ वेट। तो यहां पर आपने ये जो वेट्स निकाला था, वेट का टोटल निकाला था, इसका भी आपको टोटल यहां पर लेना होगा। तो ये जब आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो इससे हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्या आ गया यहां पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारे लिए। यहां पर जो टोटल ऑफ वेट था वो 8 लाख रुपीस है, और टोटल ऑफ वेट जो गिवन है वो 10 है। तो इस हिसाब से हमारे पास 80,000 रुपीज
का वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकल कर के आ गया बेटा, ठीक है। तो अब इस वेटेड एवरेज प्रॉफिट यानी जो कि 80,000 रुपीज़ आया था, 80,000 रुपीज़ इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज, यहाँ पर हमारे पास कितना गिवन था, तो यहाँ पर हमारे पास गिवन था 2 ईयर्स परचेज, तो इंटू 2 करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आंसर आ जाएगा 1,60,000। तो 1,60,000 रुपीज़ आपके पास आंसर आ गया, जो कि आपका गुडविल है बेटा, एज पर वेटेड एवरेज प्रॉफिट। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो बहुत ही सिंपल सा स्टेप्स हैं आपके, बस ये आपको एक टेबल बनाना है, वेट्स देना है, वेटेड प्रॉफिट निकालना है, और इन दोनों के टोटल को यूज करना है वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए। इस फॉर्मूला को यूज करेंगे जहां पर टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल ऑफ वेट्स को यूज करेंगे, और उससे हमारे पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, और उसको नंबर ऑफ ईयर परचेज प्राइस से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम गुडविल की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये था बच्चे हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट का एक एग्जाम्पल। चलिए, अब अगला बात जो हमें करना है वो सुपर प्रॉफिट का करना है, लेकिन ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया, तो अब सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन मेथड को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। और जहां तक ये एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट की बात है, इसके बुक के सारे क्वेश्चन मैंने एक अलग से वीडियो में डाल दिए हैं बच्चे, सभी के सभी क्वेश्चंस को हमने उसमें सॉल्व किया है। आप चाहें तो एक एक क्वेश्चन को वहां पर जाकर के चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, जिससे कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में अब हम लोग सुपर प्रॉफिट मेथड और कैपिटलाइजेशन प्रॉफिट मेथड को भी डिस्कस करेंगे, कॉन्सेप्ट को भी डिस्कस करेंगे, और उसके सारे क्वेश्चंस भी हम लोग कवर करेंगे। थैंक यू very much.